हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुभव रखेजा, आपका ट्रेनर एट नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि मैं आपको एक इस तरीके की प्रिपरेशन दूं जहां पर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाएं। बट ये एंट्रेंस एग्जाम्स में आता क्या है बेटा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को टिपिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे मेडिसिन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स में चेक किए जाते हैं आपके क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट्स। दूसरा होता है कंपेटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स, जो होते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड। अब ये एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में तीन चीजें आती हैं। पहला आईक्यू, दूसरा अवेयरनेस और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। बेटा आईक्यू, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो तीन चीजें हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। बट आईक्यू में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आईक्यू में आपको पढ़ाया जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। साथ में अवेयरनेस में पढ़ाया जाएगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, और फिर पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज इक्वल टू वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब अंग्रेजी। बट सर, हमने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी तो पढ़ा है, बट ये एप्टीट्यूड बेस्ड नहीं पढ़ा है। तो अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स की। बेटा ये एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स में आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये कहता है दैट कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं? क्या आप देख सकते हो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं? तो ये जो चेस बोर्ड मेरे सामने है, वहां पे मैं देख पा रहा हूं टोटल मेरे पास 8 रोज हैं। टोटल मेरे पास 8 रोज हैं और टोटल मेरे पास 8 कॉलम्स हैं। मेरे पास टोटल 8 रोज हैं, मेरे पास टोटल 8 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, दैट स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड इज इक्वल टू 64। बट ये जो बाहर वाली स्कर्टिंग है, बाहर वाला बॉर्डर है, ये तो हम भूल ही गए। तो इस स्कर्टिंग और बॉर्डर का भी ट्रीटमेंट करते हैं हम, और स्कर्टिंग और बॉर्डर होगा 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। बट बेटा साथ में ही ये जो अंदर इतनी सारी खिचड़ी दिख रही है, ये जो इतने सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करें? अब एक तरीके से ये भी तो एक स्क्वायर है विच इज 2 सेल्स इंटू 2 ब्रैकेट्स। तो 2 सेल्स इंटू 2 ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर्स। इसी तरीके से ये जो 3 कॉलम्स इंटू 3 ब्रैकेट्स है, ये जो 3 कॉलम्स इंटू 3 रोज है, ये भी तो एक स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से 4 रोज इंटू 4 कॉलम्स, दैट इज इक्वल टू 16। वैसे ही 5 रोज इंटू 5 कॉलम्स विच इज इक्वल टू 25। वैसे ही 6 रोज इंटू 6 कॉलम्स विच इज इक्वल टू 36। वैसे ही 7 रोज इंटू 7 कॉलम्स विच इज इक्वल टू 49। ऐसे ही 8 रोज इंटू 8 कॉलम्स इक्वल्स टू 64। बट क्या 9 इंटू 9 होगा? अरे 9 रोज और 9 कॉलम्स तो चेस बोर्ड में है ही नहीं। अब अगर मैं इन सब स्क्वायर्स को प्लस करूं विच इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64, टोटल मेरे चेस बोर्ड में आते हैं 204 स्क्वायर्स। टोटल मेरे चेस बोर्ड में आते हैं 204 स्क्वायर्स। तो पहली चीज जो एंट्रेंस एग्जाम में ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो बट ऑब्वियस आंसर होता है, जो लगता है यही आंसर होने वाला है, वो तो नहीं होगा। तो यह है एक एंट्रेंस एग्जाम जो सीबीएसई प्रिपरेशन से थोड़ा सा अलग है। अब मेरी ऑडियंस को यह समझ में आ गया होगा कि एक चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स नहीं होते, 204 स्क्वायर्स होते हैं। आपके पास मैथ्स है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेस बोर्ड के स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई भी कर सकता है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस करने जो हमें यह बताएगा कि आईक्यू किसी भी स्टूडेंट का कैसे टेस्ट किया जाता है।
अब क्वेश्चन मेरे सामने है जो ये कहता है देयर आर 10 पीपल इन द क्लासरूम। अरे 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 अरे, कितने पीपल इन द क्लासरूम? 10 पीपल इन द क्लासरूम। ऑल ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर जस्ट वंस। ऑल ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर जस्ट वंस। एक बार हैंडशेक कर रहे हैं। ये किसके साथ कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और हमें ये गिनना है कितने हैंडशेक्स हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम इन 10 लोगों को देखते हैं। ये है कौन? ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये है मेरे वो 10 लोग। ये है मेरे वो 10 लोग जो एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। बट जो ए है, क्या वो ए के साथ हैंडशेक कर सकता है? नो 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 नो। बट क्या वो बी के साथ हैंडशेक कर सकता है? क्या वो सी के साथ हैंडशेक कर सकता है? क्या वो डी के साथ हैंडशेक कर सकता है? क्या वो ई के साथ हैंडशेक कर सकता है? क्या वो एफ के साथ हैंडशेक कर सकता है? क्या वो जी के साथ कर सकता है? आई के साथ कर सकता है? एच के साथ कर सकता है? जे के साथ कर सकता है? इसका मतलब ये जो मेरा फर्स्ट पर्सन है ए, ये करेगा 9 हैंडशेक्स। कितने हैंडशेक्स करेगा? 9। कितने हैंडशेक्स करेगा? 9। अब इसने जब 9 हैंडशेक्स कर लिए तो इसका रोल खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है हैंडशेक विल बी डन ओनली वंस। क्वेश्चन ये कह रहा है हैंडशेक विल बी डन ओनली वंस। तो ए का रोल खत्म और ए को हम कर देंगे गेट आउट। अब आएगा बी। अब बी जो है, क्या वो बी के साथ हैंडशेक कर सकता है? आंसर इज नो। और ऑलरेडी बी ए के साथ यहां पे हैंडशेक कर चुका है। ऑलरेडी ए बी वाला हैंडशेक हो चुका है। अब ए बी वाला हैंडशेक हो या बी ए वाला हैंडशेक हो, बात तो एक ही है। अब जो बी है, जो सेकंड कैंडिडेट है, वो एक हैंडशेक करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा और 8 करेगा। इसका मतलब बी जो है वो खुद बी के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता। इसका मतलब बी जो है वो ए के साथ हैंडशेक ऑलरेडी कर चुका है। इसका मतलब बी हैंडशेक करेगा टोटल 8। कितने कितने कितने? 8। एज अ रिजल्ट जो सी है वो कितने हैंडशेक करेगा? 7। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। सी ने करे 7 हैंडशेक। अब जो डी है वो कितने हैंडशेक करेगा? 1 2 3 4 5 6। डी ने करे 6 हैंडशेक। ई कितने हैंडशेक करेगा? 1 2 3 4 5। एफ जो है वो कितने हैंडशेक करेगा? 1 2 3 4। जी जो है वो कितने हैंडशेक करेगा? 1 2 3। नेक्स्ट 2 हैंडशेक। और जो लास्ट के 2 लोग हैं, जो लास्ट के 2 लोग हैं वो कितना हैंडशेक करेंगे? 1। एज अ रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. The total number of handshakes is equal to 45. Total number of handshakes is equal to 45. जिनके पास मैथ्स रहा है वो कहेंगे सर हमने तो फॉर्मूला किया हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जिसको कहते हैं 10C2. बट मजेदार बात यही है कि एप्टीट्यूड बेस्ड प्रिपरेशन में फॉर्मूला कम, आईक्यू ज्यादा, ब्रिलियंस ज्यादा और स्पॉन्टेनियस थिंकिंग होनी चाहिए, तभी भी आंसर आ जाएगा. एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स व्हेन देयर आर 10 पीपल इन द क्लासरूम, व्हेन दे डू ओनली वन हैंडशेक, आंसर आएगा 45. मेरी ऑडियंस, मेरी जनता, मेरे लिसनर्स, मेरे स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह समझ में आ गया. और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमें और पास लेके जाएगा यह समझने के लिए कि एंट्रेंस एग्जाम में आईक्यू होता क्या है. अब आईक्यू है वो कॉमन सेंस क्वेश्चन जो कॉमन नहीं है लोगों में. ये डिफिकल्ट नहीं है बट डिफरेंट है. और क्वेश्चन ये कहता है, अ बर्ड शूटर, एक शिकारी से पूछा गया, हाउ मेनी बर्ड्स डू यू हैव इन द बैग.
हाउ मेनी बर्ड्स डू यू हैव इन द बैग? ही रिप्लाइड ऑल स्पैरोज बट 6। उसके बाद रिप्लाई किया ऑल पिजन्स बट 6। उसके बाद रिप्लाई किया ऑल डक्स बट 6। तो टेल मी हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर इन द बैग? एक शिकारी से पूछा गया कि भैया आपके बैग में कितनी बर्ड्स हैं? उसने रिप्लाई किया ऑल स्पैरोज बट 6, ऑल पिजन्स बट 6, ऑल डक्स बट 6। सो हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर इन द बैग? जब वो कहता है ऑल स्पैरोज, इसका मतलब सारी की सारी स्पैरोज है, पर 6 स्पैरोज नहीं है। सारे के सारे पिजन्स हैं, पर 6 पिजन्स नहीं है। सारी की सारी डक्स हैं, पर 6 डक्स नहीं है। बेटा जी, इस बैग में आप देख रहे हो कि 3 ही तरीके के प्राणी हैं। कौन कौन सी? पिजन्स, स्पैरोज और डक्स। जो पहला स्टेटमेंट है ऑल स्पैरोज बट 6, सारे के सारे स्पैरोज है, पर 6 स्पैरोज नहीं है। अब जो 6 स्पैरोज नहीं है वो कौन होंगे? पिजन्स प्लस डक्स इक्वल्स टू 6। फिर वो कहता है ऑल पिजन्स बट 6, सारे के सारे पिजन्स हैं पर 6 पिजन्स नहीं है, तो वो कौन होंगे? स्पैरोज प्लस डक्स इज इक्वल टू 6। फिर वो कहता है ऑल डक्स बट 6, फिर वो कहता है ऑल डक्स बट 6, सारी की सारी डक्स है, सारी की सारी डक्स है, सारी की सारी डक्स है, पर 6 डक्स नहीं है। तो इसका मतलब पिजन्स प्लस स्पैरोज इक्वल्स टू 6। अब पिजन्स प्लस डक्स इज इक्वल टू 6, पिजन्स प्लस स्पैरोज इज इक्वल टू 6, पिजन्स प्लस डक्स इज इक्वल टू 6, पिजन्स प्लस स्पैरोज इज इक्वल टू 6 और स्पैरोज प्लस डक्स इज इक्वल टू 6। तो अब इन तीनों का इक्वेशन हम करने क्या वाले हैं? बेटा 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आने वाला है? 18। 6 प्लस 6 प्लस 6 क्या आने वाला है? 18। पिजन्स प्लस पिजन्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पिजन्स, स्पैरोज प्लस स्पैरोज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्पैरोज, डक्स प्लस डक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डक्स। तो जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, तो मेरे पास आता है 2p प्लस 2s प्लस 2d इज इक्वल टू 18। फिर मेरे पास बचेगा ट्वाइस कॉमन, p प्लस s प्लस d इक्वल्स टू 18। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा p प्लस s प्लस d इक्वल्स टू 9। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है दोस्तों दैट पिजन्स प्लस स्पैरोज प्लस डक्स, इस पूरे क्वेश्चन में वो कह रहा है पिजन्स प्लस स्पैरोज प्लस डक्स इज इक्वल टू 9। हमने बचपन में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, बट ये बट का मतलब समझना भूल गए थे, और आज हमने ये देखा कि ऑल स्पैरोज बट 6 का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और चेक करते हैं हमारा IQ मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी है कैसा। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द मिसिंग नंबर। जिनके पास मैथ्स है वो फटाफट से दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, अरे 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 ये तो एपीजीपी तो नहीं है। तो एपीजीपी नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा। पहला नंबर है 98, दूसरा नंबर है 72, तीसरा नंबर है 14, फिर है फिल इन द ब्लैंक, और हमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक में होने क्या वाला है। बेटा जो नंबर है 98 उसके डिजिट्स क्या है? 9 एंड 8। जो 9 और 8 डिजिट है तो 9 इंटू 8 जब करेंगे तो क्या आएगा? 72। इसी तरीके से 72 जो डिजिट है, 72 जो नंबर है इसमें डिजिट्स क्या है? 7 एंड 2, 7 इंटू 2 क्या आएगा? 14। उसी तरीके से 4 इंटू 1 इज 04। ध्यान से देखो बेटा, पहला नंबर क्या है? 98। 98 के दोनों डिजिट्स क्या है? 9 और 8। 9 और 8 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 72। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या है? 72। 7 और 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 14।
1 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4। दैट्स योर आंसर। इसको विजुअल रीजनिंग कहते हैं, इसको विजुअल लॉजिक कहते हैं। विजुअल रीजनिंग एंड विजुअल लॉजिक इज समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट नंबर इज 336। 336 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 210। 210 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 120। 120 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 60। 60 के बाद मुझे निकालना है फिल इन द ब्लैंक व्हाट इज द नंबर। अगर मेरा नंबर है 336 तो ये हम देखेंगे 336 कैन बी रिटन एज 7 क्यूब माइनस 7। बेटा 7 7 49, 49 इंटू 7 विल गिव मी 343। 343 में से जब मैं 7 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 336। 343 में से जब मैं 7 को माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 336। एज अ रिजल्ट जब मैं सेकंड नंबर देखता हूं 210, 210 का मतलब क्या है 6 क्यूब माइनस 6। 6 6 36, 36 इंटू 6 इज 216। ये 216 में से जब मैं 6 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 210। इसी तरीके से 120 जो है 120 विल बी रिटन एज 5 क्यूब। 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125। 125 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो ये माइनस करने के बाद मेरे पास आएगा 120। इसी तरीके से 60 के लिए क्या करेंगे 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64। 64 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 60। इसी तरीके से जब ये 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया तो अगला क्या आएगा 3 क्यूब। 3 क्यूब में से 3 को माइनस कर देता हूं मैं, 3 क्यूब में से 3 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा 24। तो दोस्तों 336 इज द फर्स्ट नंबर, 210 इज द नेक्स्ट नंबर, 120 इज द नेक्स्ट नंबर, 60 इज द नेक्स्ट नंबर। अगला जो बचा हुआ होगा वो होगा 24, क्योंकि 7 क्यूब माइनस 7, 6 क्यूब माइनस 6, 5 क्यूब माइनस 5 एंड 4 क्यूब माइनस 4, दिस विल गिव मी 24। ये था आज एप्टीट्यूड का आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ज्यादा बातें हम नहीं करते क्लास में, हम चलेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे कि आईक्यू होता क्या है, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग है क्या ये अकाउंट्स इको बीएसटी है? नहीं दोस्तों, ये अकाउंट्स इको बीएसटी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। ये है वो क्वेश्चन जो आपका ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस चेक करेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years। In how many years will it become 10 times? In how many years will it become 10 times at simple rate of interest? In how many years it will become 10 times at simple rate of interest? सर हमने बचपन में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आज हम ये नहीं करेंगे। आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे इस अंग्रेजी को सॉल्व जो कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, सम ऑफ मनी बिकम्स डबल। इसका मतलब 100 रुपए जो हैं वो डबल हो जाते हैं। इसका मतलब 100 रुपए जो हैं वो 200 रुपए हो जाते हैं। अब जब 100 रुपए 200 रुपए हो जाएंगे, अब जब 100 रुपए 200 रुपए हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे? 100 रुपए 200 होने के लिए मतलब जो डबल हो रहा है इसमें लग रहे हैं 5 years। क्या लग रहे हैं इसमें? 5 years। अब 5 years लग रहे हैं 100 को 200 होने के लिए, 5 years लग रहे हैं 100 को 200 होने के लिए। अब अगर 100 को 200 होने के लिए 100 को 200 होने के लिए 5 years लग रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब 5 years में कमाया कितना? 100। 5 years में कमाया कितना? 100। फिर वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट, इट का मतलब 100, विल बिकम 10 टाइम्स, विल बिकम 10 टाइम्स मतलब अब 100 क्या हो रहे हैं? 1000। अब 100 क्या हो रहे हैं? 1000। दोस्तों 100 से 1000 पे जाने के लिए
100 से 1000 पे जाने के लिए कमाने कितने पड़ेंगे? 900। जब मैं 100 रुपए कमाता हूं तो जिंदगी के लगते हैं 5 साल। अब मुझे कमाने हैं 900, मतलब 9 टाइम्स ज्यादा, तो मुझे कितने ईयर्स लगेंगे? 45 ईयर्स। कितने ईयर्स लगेंगे? 45 ईयर्स। दैट इज योर आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट से रिकैप करते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, तो 100 को कर दो डबल। 100 को डबल किया तो क्या हुआ? 200। 100 से 200 पे जाने के लिए कमाने कितने पड़े? 100। 100 रुपीस कमाने के लिए जिंदगी के कितने साल गए? 5 साल। तो मुझे यह पता चल गया कि मुझे हर 100 कमाने के लिए 5 साल लगेंगे। हर 100 कमाने के लिए 5 साल लगेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इन हाउ मेनी ईयर्स, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 टाइम्स। अगर मुझे 100 से 1000 पे जाना है, अगर मुझे 100 से 1000 पे जाना है तो मुझे 900 और कमाने पड़ेंगे। फर्स्ट 100, सेकेंड 100, थर्ड 100, फोर्थ 100, फिफ्थ 100, सिक्स्थ 100, सेवेंथ 100, एट्थ 100 और 900। ये मैंने 900 कमा लिए। 900 कमाने के लिए हर 100 मेरा ले रहा है 5 साल, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 years, 40 and 45 years. Hence, it will take me 45 years. Hence, it will take me 45 years so that my 100 rupees becomes 10 times. I hope मेरी ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स, I hope मेरी ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कहता है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में किसी भी क्वेश्चन में हमें 3 ही चीजें दी हुई होती हैं। एक दिया होता है टाइम, दूसरा दिया होता है हमें स्पीड, और तीसरा दिया होता है डिस्टेंस। किसी भी क्वेश्चन में ये 3 चीजें होंगी बेटा। कौन कौन सी? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कहता है नोएडा टू गुरुग्राम, नोएडा टू गुरुग्राम जाने की स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा जाने की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। और गुरुग्राम टू नोएडा, गुरुग्राम टू नोएडा जब रिटर्न हो रहा है तो स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड 60, आने की स्पीड 40। बचपन में जाएं तो एवरेज इज इक्वल टू 60 प्लस 40 अपॉन 2, आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। पर जो हमने स्टार्टिंग में एक चीज सीखी कि जो आंसर दिखता है वो नहीं होता, अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो थोड़ा थोड़ा मेमोरी में आ रहा है दैट सर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोबारा बोल देता हूं मैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब नोएडा टू गुरुग्राम और गुरुग्राम टू नोएडा, सबसे खास बात क्या है? दोनों ही केसेस में डिस्टेंस मेरा सेम है। आने का डिस्टेंस d होगा तो जाने का डिस्टेंस भी d होगा, आने का डिस्टेंस d होगा तो जाने का डिस्टेंस भी d होगा। अब क्योंकि दोनों बारी स्पीड अलग अलग है तो जब मैं तेज चलाऊंगा तो टाइम जो है वो कम लगेगा, जब मैं धीरे चलाऊंगा तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। तो टाइम 1 हो गया t1, टाइम 2 हो गया t2, टाइम 1 हो गया t1, टाइम 2 हो गया t2। अब इस रूल के हिसाब से टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d प्लस d। आने का डिस्टेंस d, जाने का डिस्टेंस d, जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d प्लस d। अब टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? t1 प्लस t2। टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2। मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों दैट टाइम होता क्या है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 को मैं लिख सकता हूं d अपॉन 60। भाई t1 को मैं क्या लिख सकता हूं? d अपॉन
60। इसी तरीके से टाइम 2 को मैं क्या लिखूंगा, टाइम 2 को मैं लिखूंगा d अपॉन 40। टाइम 2 को मैं क्या लिखूंगा, d अपॉन 40। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, d प्लस डी तो हो जाएगा 2d। दोस्तों d प्लस डी क्या हो जाएगा, 2d। t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा d अपॉन 60। t2 क्या हो जाएगा, d अपॉन 40। एक जगह क्या होगा, d अपॉन 60, दूसरी जगह क्या होगा, d अपॉन 40। अब d अपॉन 60, d अपॉन 40, ये जो मेरी कहानी है इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या कहता है, 2d अपॉन d कॉमन, 2d, d कॉमन 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40, d और d हो गया कैंसल। अब जब मैं इस पूरे नंबर को सॉल्व करने वाला हूं, जब मैं इस पूरे नंबर को सॉल्व करने वाला हूं तो हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 इज 100। आंसर विल बी 48 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर क्या आ रहा है, 48 किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो d और d कैंसिल हो जाएंगे। इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो d और d कैंसिल हो जाएंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ट्वाइस इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100। दैट इज हाउ यू गेट योर आंसर। बट सर इतना लंबा तरीका आपने सिखाया, इसका कोई शॉर्टकट बताओ। बेटा शॉर्टकट को ध्यान से सुनेंगे और शॉर्टकट को हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट क्या कहता है, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्या होगा, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम है, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। मतलब ट्वाइस ऑफ 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। आंसर इज इक्वल टू 48 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर इज इक्वल टू 48 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक हमने देखा लॉन्ग तरीका, दूसरा हमने देखा शॉर्टकट। जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड होगी ट्वाइस ऑफ s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, जहां s1 का मतलब है स्पीड 1 जो क्वेश्चन में दे रखी है 60, और s2 का मतलब है स्पीड 2 और स्पीड 2 क्वेश्चन में दे रखा है 40। हेंस इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर इज 48 किलोमीटर्स पर आवर। अगर समझ में आया वेरी गुड, नहीं आया तो जब हम आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे तो ये डिस्कस होगा। एंड दैट इज हाउ वी टीच एट नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि सर आईक्यू जो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन कहता है चंपू सोल्ड 2 वॉचेस एट 79,314 रुपीज एंड 50 पैसे ईच। चंपू नामक प्राणी जो है वो 2 वॉचेस बेचता है और दोनों वॉचेस वो बेचता है सेम प्राइस पे, मतलब 79,314 रुपीज एंड 50 पैसे ईच लिख रहा है वो ईच। पहली वॉच पे ऑन फर्स्ट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड ऑन अनदर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। एक पे वो कमाता है प्रॉफिट 10%, एक पे वो गवाता है लॉस 10%। तो हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों 10% प्रॉफिट, दोस्तों 10% प्रॉफिट और 10% लॉस, तो आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला चंपू सोल्ड, भाई 2 वॉचेस वो बेच रहा है,
एक पता नहीं कितने की खरीदी होगी, दूसरा पता नहीं कितने की खरीदी होगी। जब दोनों का कॉस्ट नहीं पता, जब दोनों की खरीदारी नहीं पता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो, मैंने ये पेन बेचा 500 रुपए का, बताओ प्रॉफिट होगा लॉस? सर पहले इस पेन की कॉस्ट तो बताओ। मैंने एक घड़ी बेची 79,314 रुपीज एंड 50 पैसे, बट कितने की खरीदी होगी पता नहीं। दूसरी वॉच बेची 79,314 रुपीज एंड 50 पैसे की, कितने की खरीदी होगी पता नहीं। जब कॉस्ट नहीं पता तो नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर नहीं होगा। जब कॉस्ट नहीं पता, नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर नहीं होगा। तो सर आंसर होगा क्या? आंसर होगा क्या? दोस्तों इसको नोट डाउन करो। When the selling price of 1 is equal to selling price of 2, when the selling price of 1 is equal to selling price of 2, when the profit percent is equal to loss percent, when the profit percent is equal to loss percent, the case is always loss. The case is always loss, and loss will be at the rate of r square by 100. Loss will be at the rate of r square by 100. r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, r मतलब किस रेट पे प्रॉफिट या लॉस। ध्यान से सुनो बच्चों, when the selling price of 1 is equal to selling price of 2, when the profit percent is equal to loss percent, the case is always loss. The case is always loss, and loss will be at the rate of r स्क्वायर बाय 100। यहां पे r की वैल्यू क्या है 10%। 10 स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100। 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट 1% लॉस। 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट 1% लॉस। दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो। जनवरी में मेरी सैलरी थी ₹100, फरवरी में 20% बढ़ा दी गई। फरवरी में 20% बढ़ा दी गई, कितनी हो गई 120। मार्च में 20% कम कर दी गई। अब 20% जब कम होगी, किसके कम होगी 120 से कम होगी। 120 का 20% कितना होगा 24। 120 में से जब मैं 24 को माइनस करूंगा क्या आएगा 96। तो इवेंचुअली जो मैंने 100 से शुरू किया आज किस पे आ गया 96 पे। जो 100 से शुरू किया किस पे आ गया 96 पे। तो इफेक्टिवली देखो बच्चों 4% का लॉस हुआ। इफेक्टिवली देखो मेरे बच्चों 4% का लॉस हुआ। अब सर ये जो 4% का लॉस हुआ ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले क्या हो रहा था 20% प्लस, फिर क्या हो रहा था 20% माइनस। 2 मिनट पहले सिखाया था कैसे निकालेंगे r स्क्वायर बाय 100। 20 का स्क्वायर 400। 400 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4% लॉस। तो हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा when the selling price of 1 is equal to selling price of 2, when the profit percent is equal to loss percent, then the case is always a loss. The case is always a loss, and loss will be at the rate of r square by 100. Loss will be at the rate of r square by 100. और यहां पे जब मैं r स्क्वायर देखूंगा तो यहां पे r की वैल्यू क्या दी हुई है 10। 10 स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100। 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ 1% लॉस। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ 1% लॉस। ये था क्वेश्चन नंबर 7 विच वॉज बेस्ड ऑन IQ, मतलब विच वॉज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब इट वॉज टेस्टिंग योर न्यूमेरिकल स्किल्स।
अब हम देखते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग के एग्जाम्पल, और ये लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है समथिंग कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। सर ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? ये कोडिंग डिकोडिंग मतलब हम नॉर्मल वर्ड्स को जब कोड कर देते हैं, हम नॉर्मल वर्ड्स को जब अलग अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग विल लुक लाइक इफ अनुभव इज इक्वल टू WBICVOB, मतलब हमने अनुभव जो मीनिंगफुल नाम है, जो मीनिंगफुल नाम है, जो मेरा नाम है, इस नेम को हमने कोड कर दिया। क्या कर दिया? इस नेम को कोड। और नेम को कोड करने के बाद हमारा कोड आया WBICVOB। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे A होता है 1, N होता है 14, U होता है 21, B होता है 2, H होता है 8, A होता है 1, V होता है 22। इसका मतलब अनुभव को जब हमने कोड किया तो हमारे पास A आया 1, A जो 1 आया, उसके बाद N आया 14, U आया 21, B आया 2, 8 आया, 1 आया, 22 आया। अनुभव को हमने नंबर में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे इस नाम का इस कोड के साथ क्या रिलेशन है। बेटा कोड को कोड करेंगे, कोड को नंबर देंगे, कोड को नंबर देंगे, कोड को नंबर देंगे, और कोड को नंबर देने के बाद पता चलेगा W जो होता है अल्फाबेट में 23rd होता है, B जो होता है वो 2 होता है, I जो होता है वो 9 होता है, C जो होता है वो 3 होता है, V जो होता है वो 22 होता है, O जो होता है 15 होता है, B जो होता है वो 2 होता है। अब इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुभव एंड द कोड? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुभव एंड द कोड? अनुभव का A इज इक्वल टू व्हाट? 1, और कोड का B इज इक्वल टू व्हाट? 2। अनुभव का N इज इक्वल टू व्हाट? 14। कोड इज इक्वल टू व्हाट? 15। U को चेक करेंगे, U क्या है? 21। V क्या है? 22। फिर क्या आ रहा है? सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर क्या है? 8, 8 को प्लस 1 9, फिर क्या है? 1, 1 को प्लस 1 2, फिर क्या है? 22, 22 प्लस 1 23। बेटा नेम और कोड में जो रिलेशनशिप है वो +1 का है, लेकिन जो पहला लेटर है समीर का S, वो लास्ट होगा। जो समीर का दूसरा लेटर है A, वो सेकंड लास्ट होगा। फिर M, फिर E, फिर E और फिर R। जब मैं S को +1 करता हूं तो क्या आएगा? T। A को +1 करूंगा तो क्या आएगा? B। M को +1 करूंगा तो क्या आएगा? N। E को +1 करूंगा तो क्या आएगा? F। दोबारा E को +1 करूंगा क्या आएगा? F। R को +1 करूंगा क्या आएगा? S। तो समीर को कोड किया गया है, समीर को कोड किया गया है S F F N B T। आई रिपीट, S F F N B T इज योर आंसर। और इसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं हम इसको? कोडिंग डिकोडिंग। जब हम एक मीनिंगफुल नाम को या मीनिंगफुल वर्ड को कोड दे दें, उसके रिलेशनशिप के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आई होप दिस क्वेश्चन वाज अंडरस्टूड बाय एवरीवन, और लोगों को समझ में आया कि अल्फाबेट से भी खेला जाएगा जब एंट्रेंस एग्जाम होगा। सो दोस्तों, नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप के साथ आप ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस कर चुके हो, और ये क्वेश्चंस वो एग्जाम्पल है जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जिसको एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से हम भागते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है विल अगेन टेस्ट यू ऑन योर न्यूमेरिकल स्किल्स। हमारे नंबर्स कितने अच्छे हैं। क्वेश्चन कहता है आई हैव ₹100, मतलब अनुभव रखेजा हैज ₹100। उसके बाद क्वेश्चन कहता है मोहन हैज ₹120। मोहन जो है उसके पास है
120. हाउ मच परसेंट मोर मनी डज मोहन हैव? क्वेश्चन का पहला पार्ट है हाउ मच परसेंट मोर मनी डज मोहन हैव? मोहन के पास कितना परसेंट पैसा ज्यादा है? मोहन के पास कितना परसेंट पैसा ज्यादा है? तो मोहन के पास है 120 रुपए, अनुभव के पास है 100 रुपए। मोहन के पास है 120 रुपए, अनुभव के पास है 100 रुपए। इसका मतलब मोहन के 20 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 100 रुपए से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए इंटू 100, आंसर इज इक्वल टू 20%। आंसर इज इक्वल टू 20%। बट क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है, वो ये कहता है एंड हाउ मच परसेंट लेस मनी, हाउ मच परसेंट लेस मनी डू आई हैव फ्रॉम मोहन? भाई मेरे पास मोहन से कितने परसेंट पैसे कम हैं? अब देखो मेरे पास कितने हैं 100, मोहन के पास कितने हैं 120। परसेंटेज को मारो गोली, कितना अमाउंट कम है? 20 रुपए कम है। किससे कम है? 120 से कम है। फर्क देखा? वहां पे 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 100 से ज्यादा है। यहां पे 20 कम है। किससे कम है? 120 से कम है। परसेंटेज के लिए इंटू 100, आंसर इज 16.66%। आंसर इज 16.66%। बट सर इतनी जल्दी कैसे किया आपने? इतनी जल्दी आपने कैसे किया? आप आंसर रट के तो नहीं आए थे? नहीं दोस्तों, में एक चीज याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? when b is greater than a, when b is greater than a by 1 upon n%, when b is greater than a by 1 upon n%, then a will be less than b, a will be less than b by 1 upon n plus 1%, by 1 upon n plus 1%। जब मैं आपसे 20% बड़ा था, क्वेश्चन में देखो बेटा, जब मैं आपसे 20% बड़ा था तो आप मेरे से 16.66%, आप मेरे से 16.66% छोटे होगे। बट सर ये क्या कहानी है 1 upon n और 1 upon n plus 1? दोस्तों 20 upon 100, 20 upon 100 is equal to 1 upon 5, 20 upon 100 is equal to 1 upon 5। इसी तरीके से 20 upon 120 is equal to 1 upon 6। जहां 1 upon 5 होगा 20%, जहां 1 upon 5 होगा 20%, 1 upon 6 होगा 16.6%, 1 upon 6 होगा 16.6%। और यह है टिपिकल क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में आता है, जो 1 upon n और 1 upon n plus 1 पे बेस्ड होगा। सर ये क्वेश्चन को 1 upon n और 1 upon n plus 1 से कैसे करेंगे? क्वेश्चन कहता है इफ द प्राइस ऑफ द शुगर, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस देखो इंक्रीज हो गया, किससे इंक्रीज हुआ? 20% से। 20% का मतलब 1 upon 5। बाय हाउ मच द क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी क्या होगी? कम, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली रिलेटेड है। प्राइस कितने से बढ़ा? 20% से। क्वांटिटी कितने से कम होगी? क्वांटिटी कम हो जाएगी 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 1, और 1 upon 5 plus 1 कितना होगा? 1 upon 6। 1 upon 6 को जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास आता है 16.66%। क्या आता है मेरे पास? 16.66%। इस तरीके के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं जो इस फंडामेंटल पे बेस्ड है। आई होप मेरी ऑडियंस को ये 1 upon n और 1 upon n वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अब हम चलते हैं इसी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में, जहां पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
और वहां पे क्वेश्चंस में हमें सिखाया जाएगा कि भाई इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड किया, हमने लॉजिकल एप्टीट्यूड किया, हमने नंबर्स को तोड़ मरोड़ के आंसर निकाला, हमने कई सारी चीजें सीखी कि पूरे सेंटेंस की जगह आप छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ के सॉल्व कर रहे हो। तो अब हम देखेंगे वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, डायरेक्ट सिनोनिम्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, वर्ड मीनिंग्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, ऑपोजिट। तो हमें वर्ड मीनिंग्स तो करने पड़ेंगे। अब वर्ड्स देखते हैं कि हम कितनी वर्ड मीनिंग्स को याद कर सकते हैं। क्या हम पूरी डिक्शनरी याद कर लें? नहीं। आप वर्ड्स को लॉजिकली, आप वर्ड्स को वर्ड रूट के थ्रू पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला वर्ड है हमारा एसिडुअस। अब इस वर्ड को हम तोड़ देते हैं। वर्ड का पहला हिस्सा क्या हुआ? एस। ओए, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है गधा। एस का मतलब क्या होता है? गधा। फिर आई, आई का मतलब मैं गधा। आई का मतलब मैं गधा। डूअस, डूअस मतलब काम करना। डू मतलब काम करना। तो डू मतलब काम करना। हम सब जब काम करते हैं, हम सब जब काम करते हैं, और हम सब जब गधे की तरह काम करते हैं, हम सब जब काम करते हैं, हम सब जब गधे की तरह काम करते हैं, उसको बोलते हैं एसिडुअस। इन अदर वर्ड्स, एसिडुअस इज इक्वल टू हार्ड वर्किंग। इन अदर वर्ड्स, एसिडुअस इज इक्वल टू हार्ड वर्किंग। एंड ये है आपके वर्ड मीनिंग्स। आपको वर्ड रूट समझने की जरूरत है, आपको वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ने की जरूरत है, आपको अपने मेमोरी को कहीं ना कहीं किसी चीज के साथ लिंक करने की जरूरत है। ऐसे ही वर्ड मीनिंग्स होंगे। जैसे इस वर्ड को देखिए, डेलीरम। अब डेलीरम का मतलब है डेली रम पीना, बट डिलेमा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। इसी तरीके से डेली रम को मैं कैसे याद करूंगा? मुझे यह समझ में आ गया कि डेली जो होता है वो कुछ कंफ्यूजन से रिलेटेड है। रम मतलब रोज पीना, रोज रम पीना। तो डेली रम का मतलब क्या होगा? डेली रम का मतलब होगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। डेली रम का मतलब क्या होगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्योंकि बेटा डेली का मतलब ही कंफ्यूजन होता है, और डेली रम का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तीसरा वर्ड देखो, पैलेटेबल। पैलेट का मतलब पैलेट, पैलेट। अब टेबल पे पड़ा हुआ खाना पैलेटेबल है। टेबल पे पड़ा हुआ खाना पैलेटेबल है। पैलेट मतलब टंग। अब आपके पैलेट पे खाना जब होता है तो या तो वो पैलेटेबल होगा या पैलेटेबल नहीं होगा। पैलेट, प्लेट पर खाना। पैलेटेबल का मतलब टेस्टी। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा पैलेट मतलब टंग, और टेबल, टेबल पर खाना। पैलेटेबल इज इक्वल टू व्हाट? प्लेट पर खाना। और प्लेट पर खाना क्या होगा? टेस्टी। सो फ्रॉम टुमारो योर फूड इज नॉट टेस्टी, इट इज पैलेटेबल। ये है वर्ड मीनिंग्स। तो बेटा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे मैंने बताया, तीन ही चीजें आएंगी। कौन सी है वो तीन चीजें जो एंट्रेंस एग्जाम में आएंगी? वो तीन चीजें हैं आईक्यू, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है वो तीन चीजें? आईक्यू, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स। IQ, awareness और communication skills are three things which will be tested in your entrance exam, and at Knowledge Library Test Prep, I, Anubhav Rakheja, with my team will be available for you to solve these questions and to teach you how to clear the entrance exam. Please feel free to contact us, and these are the details of the batches which are starting at the nearest center to you. Thank you for being a fantastic audience, and thank you for being a part of this entire session. I hope आपको ये सेशन समझ में आया. I hope आप हमसे जुड़ना चाहेंगे
और एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना चाहेंगे लाइक CUET, IIMS, लॉ, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड लिबरल आर्ट्स, I with my team will see you in the classes.